नमस्कारम। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी मित्रों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मंगलकरण हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की सभी को सुख संपदा सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें। भैया जी उवास को प्रारंभ करने से पहले मैं हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी को, हृदयांगन बीच का नामक पटल को मूक रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को एवं हृदयांगन परिवार के बाल युवा वृद्ध अधेड़ प्रौढ़ नर नारी हर आयु वर्ग के परिजनों को अभिवादन करता हूँ, नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। आइए, आज मंगलवार का दिन है तो कुछ मंगल कामना की जाए, कुछ मंगल की बात की जाए। मेरे पास ये एक आज जो मैं आपको एक कथा प्रसंग से जोड़ने जा रहा हूँ, वो मैंने बहुत पहले सुनी थी। आज वो अचानक पुनः मेरे सामने आ गई तो मैं उसका वाचन यहाँ करना चाहता हूँ, क्योंकि अब परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं। मेरी भूमिका अब थोड़ी अलग हो चली है। मैंने स्वयं में अनुभव किया है और मैं चाहता हूँ कि अब भूमिका मेरी थोड़ी अलग रहे। पटल पर उपस्थित होने के लिए आदरणीय संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दोनों का स्वागत करता हूँ। ये गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कथा प्रसंग में प्रवेश करूं, जो भी साथी इसको सुने या जो भी श्रोतागण हो, जहां तक ये आवाज मेरी पहुंचे, उनको स्मरण करा देना चाहता हूं कि आज तारीख 18 हो गई है और दिवस मंगलवार का है। जो आने वाला रविवार है उसको देहरादून में एक बहुत ही खूबसूरत
दून मीट का आयोजन किया गया है और इसका जो सौजन्य है वो हरजांगन और डॉक्टर सत्या होटक दोनों का संयुक्त तत्वावधान है। दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य, भव्य और नव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। उसकी विशेषता इस बात से ही आंकी जा सकती है कि दूर दूर से साथी उसमें भाग लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। केवल उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं, अभी तो अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो एक प्रतिभागी का जो शुल्क है वो भी अदा करके आ रहे हैं, पंजीकरण करा करके आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे ही समर्पित व्यक्तित्वों के द्वारा ही सही मायने में पूछा जाए तो आज की तारीख में साहित्य पर कुछ गतिविधियां हो रही हैं। परमादरणीय आचार्य श्री उपस्थित हुए हैं, उनको मुझे दर्शन प्राप्त हुए, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं, उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस समय उपस्थित हैं। तो मैं बस 1 मिनट की बात करके फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करूंगा। गुरु जी कृपया क्षमा कीजिएगा कि अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कि इस प्रकार के आयोजनों में रुचिपूर्वक भाग लेते हैं। कारण उसका यह है कि कुछ पुराने जो सीख लोग हुआ करते थे वो साहित्यिक अभिरुचि के होते थे, इसलिए वो अपनी कमाई में से कुछ भाग ऐसे आयोजनों के लिए अपने शौक को पूरा करने के लिए किया करते थे, स्पॉन्सर किया करते थे ऐसे कार्यक्रमों को और अपनी तरफ से भेंट दे करके तब कवियों को, साहित्यकारों को बुलाया करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब स्थिति ये है कि मनुष्य इतना अधिक धन के लोभ में फंस चुका है कि जिसके पास 10 रुपए हैं वो चाहता है कि किसी तरीके से मेरे रातों रात 12 रुपए हो जाए, अगले दिन की शुरुआत मेरी 12 रुपए से हो। जिसके पास लाख रुपए हैं वो उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि चाहता है। प्रतिदिन प्रत्येक प्रातःकाल को उसकी इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ मेरा धन बढ़ा हुआ मिले। और साहित्य को समझना वास्तव में अब हर किसी के बस का है भी नहीं, क्योंकि मैं बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल मंचों पर जो कुछ परोसा जा रहा है उसको देख करके मन में कभी कभी बड़ी ही वितृष्णा होती है। मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वास्तविकता क्या है कि केवल आधे आधे घंटे के माइक पर खड़े होने के लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं और उसमें कविता के नाम पर मात्र 4 पंक्तियां, शेष केवल चुटकुले। साहित्य का स्तर कहां तक पहुंच गया है ये अब किसी से छुपा नहीं है। शुरू में लोग बाग इस बात को लेकर के बड़ी दबी जबान से चर्चा किया करते थे, लेकिन अब ये खुलेआम चर्चा होने लगी है, क्योंकि अब लगभग 90% जो मंच होते हैं वो इसी प्रकार की परिस्थितियों के शिकार हैं। तो ऐसे में जब कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता है, जब कोई प्रायोजक नहीं होता है, तो फिर साहित्यकार क्या करें?
एक दूसरे के विचारों को सुनने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए और आपस में विचार विमर्श करने के लिए उसके तरीके सिर्फ यही हैं कि जैसे दून मीट है, काशी मीट बनारसिया हुआ पिछले 16 नवंबर को, इसी प्रकार के कुछ आयोजन या स्थानीय स्तर पर जो काव्य गोष्ठियां होती हैं वो उनमें से भी लोग बाग कभी कभी पीछे हटने लगे हैं, इसलिए कि कौन कराए। अरे जिसके घर पर होगी, जिसके स्थान पर होगी, उसको कम से कम कुछ ना कुछ चाय पानी का तो खर्चा करना पड़ेगा, उसको भी करने को कोई आदमी तैयार नहीं होता। मुझे बड़ी ही ये बात कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो काव्य गोष्ठियां होती हैं उसमें भी साहित्यकार अपनी बात को कहने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए थोड़ा थोड़ा शुल्क दे करके इकट्ठा करते हैं, तो किसी एक स्थान पर जाकर के काव्य गोष्ठी हो पाती है। पहले कहा करते थे, एक बहुत पुरानी कहावत है कि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी में आपस में वैर है। जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास ज्ञान नहीं है, साहित्य नहीं है, और जिसके पास साहित्य है उसके पास लक्ष्मी नहीं है। किंतु अब लोगों ने उस मुहावरे को, उस कहावत को पलट करके करना शुरू कर दिया है। कहने लगे नहीं, अगर हमारे पास सरस्वती है तो लक्ष्मी को हमारे पास आना ही होगा, अन्यथा हम सरस्वती को अपनी तिजोरी में कैद करके रखेंगे, हम उस ज्ञान को किसी को देंगे नहीं। ये स्थिति किसी भी प्रकार से, यदि हम सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं तो हमें निश्चित रूप से इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ यहीं रह जाना है, तो हम उसको अपनी तिजोरी में बंद करके क्यों रखें, उसको सबके सामने खुला करके, सबको बांट करके चले, अपने पास रखने का कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए दून मीट में आने वाले साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि मेरे जो साथी वहां पहुंचेंगे वो उस कार्यक्रम की भव्यता से, उस कार्यक्रम की दिव्यता से अवश्य ही प्रभावित होंगे, और एक ऐसी परिपाटी रखेंगे कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहें और उनमें सहभागिता के लिए एक संकल्प को दोहराया जाएगा। आइए अब मैं आज की कहानी प्रसंग में प्रवेश करता हूं। कहानी बहुत छोटी सी है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन बात थोड़ी गहरी है। बहन वर्षा खन्ना जी भी उपस्थित हो गई, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूं। दीदी एक कहानी दे रहा हूं। कहानी क्या है, एक दृश्य मात्र है, ये सोच करके चलिएगा। एक किसी व्यक्ति की शादी हुई, विवाह हुआ, उस व्यक्ति का। भाई महेंद्र कुमार राजपूत जी मेरे बहुत पुराने बैंक के साथी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को साथ प्रणाम करता हूं। भाई जी थोड़ा सा हमारी उम्र के आसपास हैं, बहुत अच्छा लगता है, नजीबाबाद के निवासी हैं। तो मैं कहानी में फिर लौटता हूं कि एक व्यक्ति था, उसका विवाह हुआ। तो जैसा प्रारंभ में होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव अधिक रहता है। तो एक रात को दोनों पति पत्नी में एक अनायास ठिठोली में एक शर्त लगी, और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि इस समय जो हमने दरवाजा बंद किया है वो रात्रि सवेरा होने से पहले उसको चाहे कोई भी आ जाए, दरवाजा कोई नहीं खोलेगा।
ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी ने खोला तो क्या होगा? कहने लगे तो फिर उसको गुलाम बन करके रहना होगा। अब गुलामी किसको स्वीकार हो सकती है? पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को तो हो नहीं सकती, और आजकल नारी सशक्तिकरण का जमाना है, तो नारी वैसे गुलाम नहीं हो सकती। वास्तव में गुलाम कोई नहीं है, दोनों ही स्वच्छंद हैं, दोनों ही स्वतंत्र हैं। किंतु वो कथा में इस प्रकार की बात आई कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम जीवन भर तुम्हारा कहना मानते रहेंगे, अगर हमने पहले खोद दिया तो, और यदि आपने पहले खोद दिया तो आपको इसी प्रकार से रहना होगा। ठीक है, बात हो गई। बात हंसी ठिठोली की थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके गंभीरता का रूप लेती गई। ज्यों ज्यों रात्रि के प्रहर बढ़ते गए तो अचानक किसी कारण से लड़के के माता पिता को आने की आवश्यकता पड़ी। उनसे कुछ बात करना चाहती होंगी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इन्होंने अंदर से पूछा कि कौन? पता चला कि लड़के के माता पिता हैं। दरवाजा नहीं खोला। लड़के ने दरवाजा नहीं खोला। लड़की का तो खोलने का मतलब ही नहीं होता। लड़की ने भी नहीं खोला। कुछ समय के बाद में लड़की के माता पिता जब वहां से विदा लेकर के जाने लगे, उनके घर चुपके उस दिन रिसेप्शन भी था, तो जब वहां से जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार मिल लेते हैं अपने दामाद से, अपनी बेटी से, और उसके बाद में फिर यहाँ से विदा होती हैं। तो उन्होंने आकर के दरवाजा खटखटाया। पता किया कि कौन, तो पता चला कि लड़की के माता पिता हैं। तो लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी जिंदगी भर की गुलामी मंजूर है, लेकिन मेरे माता पिता आए हैं, मैं द्वार जरूर खोलूंगी। और उसने झट उठ करके द्वार खोला। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शांत भाव रहा। जो साधारण बातचीत हुई, चले गए। उसके बाद कुछ इस बात का जीवन में कभी एक दूसरे से नहीं किया। कहाँ बात ये हो रही थी कि हम गुलामी करवाएंगे दूसरे से, लेकिन कहाँ ये हुआ कि कभी फिर उन्होंने उसके बाद में फिर कभी जिक्र नहीं किया इस बात का कि क्या घटना हुई थी या क्या शर्त हुई थी। कुछ कालांतर में उनके परिवार में बेटों ने जन्म लिया। 2 बेटे हुए। साधारण तौर पर जैसे प्रसन्नता होती है, औपचारिकताएं होती हैं शिशु के जन्म पर, वो की गई। साधारण तौर पर उनके क्या कहते हैं, नामकरण संस्कार हुए, अन्नप्राशन हुए, सारे काम हुए। कहीं कोई जिक्र नहीं है, कुछ नहीं है। वो बात ऐसा हुआ जैसे कि भूल गए, मानो भूल गए। वो बात स्मरण नहीं रही। अब किसी को भी ना स्त्री को याद है, ना पुरुष को याद है। कालांतर में उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। तो जैसे ही पुरुष को पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, उसने तुरंत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, भव्य भोज का आयोजन किया। पूरे शहर के लोगों को उसने उस भोज में आमंत्रित किया। जितने उसके दूर दूर के रिश्तेदार थे, सबको आमंत्रण पत्र भेज करके सबको आमंत्रित किया, और बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया। ऐसा भव्य कार्यक्रम लड़की के लिए करना, ये समाज को समझ में नहीं आया। क्योंकि वास्तव में समाज तो यही चाहता है कि लड़का हो, क्योंकि लड़के को एक पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक के रूप में माना जाता है। ये पुरुष प्रधान समाज की बात। लेकिन उसने लड़की के होने पर बहुत भव्य कार्यक्रम किया। जब सारा कार्यक्रम निमट गया तो उसके बाद में उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुमने लड़का होने पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जो लड़की होने पर किया, कि आखिर ऐसी क्या बात थी? तब उसने कहा कि तुम्हें याद है उस रात की बात
जब हम दोनों में एक शर्त लगी थी। वो इसलिए, यद्यपि उसको थोड़ा सा विस्मरण हुआ था और फिर कुछ याद भी आई, लेकिन फिर भी उसने कहा बनते हुए कि नहीं, क्या बात। तो फिर उसने उस घटना का, उस रात की घटना का अक्षर से उसको वर्णन किया और उसने कहा कि मैंने लड़की के कन्या राशि के जन्म पर इसलिए विशेष ये आयोजन किया क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि चाहे किसी के लिए द्वार खुले ना खुले, लेकिन बेटी अपने माँ बाप के लिए द्वार कभी बंद नहीं कर सकती। अपने माँ बाप के प्रति उसके प्यार कभी कम नहीं होता। लड़का कभी द्वार नहीं खोलेगा, हो सकता है लड़का द्वार ना खोले, लेकिन लड़की द्वार कर। तो ये प्रसंग मुझे बहुत पहले कहीं सुना था, आज अचानक मेरा आगे सामने आया, तो विचार हुआ कि आज इसको कटल पर रखना उचित होगा, तभी मैंने अब आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे आशीर्वाद चाहूँगा। और दिसंबरा जी तो नहीं है, संतोष दहिया है ना, विनीता बर्णवाल जी मुझे दिखाई दे रही हैं। दरअसल कुछ इस प्रकार की डीपी है कि मैं भी थोड़ा सा भ्रम में आ जाता हूँ, ध्यान नहीं रह पाता है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये बहन विनीता जी हैं, मिर्जापुर की धरती से सादर प्रणाम करता हूँ और अब आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। यही जो अंक है अभी थोड़ी देर बाद आपको मेरे YouTube लिंक पर मिलेगा। और मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि जिन साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।